कहते हैं? तो समाजवादी कहते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के हम लोग जान गए थे, काला धन जान गए थे, है ना। वास्तविक आय से हम लोग को जाना था, कौन है से वास्तविक आय मतलब कि रियल इनकम। कौन इनकम? रियल इनकम। रियल इनकम क्या है? तब प्रयोज्य में देनदारी और ऋण भार को हटा करके बचा हुआ धन को वास्तविक आय कहते हैं, है ना। महंगाई बढ़ने पर वास्तविक आय घट जाता है। कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति जितना कमा रहा है, ठीक है, वो कचे उसका है इनकम है, यानी कि आय है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जितना पैसा कमाया उसको कच हो गया कमाई, इनकम। लेकिन एक से कर्जा लिया था तो कर्जा को दे दिया, उसके बाद जो पैसा बचा वो कचे उसका वास्तविक है ना। जैसे कोई व्यक्ति, राम नाम के कोई व्यक्ति है जो 100 रुपया कमाता है, लेकिन उसका पहले पर कर्जा था 20 रुपया, यानी कि उसका वास्तविक आय कितना है? 80 रुपया। तो इसे कचे कहते हैं? वास्तविक आय। और महंगाई बढ़ता ना है तो वास्तविक आय घट जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ गया है ना, तो उसका आय कचे हो जाएगा, खर्च पर ज़्यादा चलेगा, तो उसका वास्तविक आय और कम जाएगा। जैसे कह रहा है नीतीश ने अनुराधा से 4000 रुपये कर्ज लिए थे, है ना, और नीतीश की आय 1 लाख रुपये है तथा नीतीश पर 30% टैक्स भी है, तो इसके सभी आय की गणना करिए। तो देखो मौद्रिक आय कितना है? 1 लाख, क्या कि उसको मुद्रा के रूप में मिला 1 लाख, ठीक ना। अब प्रयोज्य आय कहने का मतलब क्या होता है कि जीएसटी हटा करके, ठीक ना, तो 1 लाख का 30% हटा दिए, माने कि 1 लाख का 30% कितना होगा? तो 1 लाख गुने 30/100, है ना। तो लाख में के जीरो 5 जीरो, 5 2 चल जाएगा, 3 0 3 4 जीरो, है ना, तो 4 0 7 पर है, ठीक ना। तो वजह कितना था? प्रयोज्य आय। कौन है? प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय में क्या होता है कि टैक्स बाप हटा दो, कर बाद जो बचा से, लेकिन इसके ऊपर कर्जा भी था 4000 के, 4000 कर्जा था कर्जा, ठीक है। तब वास्तविक आय बड़ा क्या जाए कि 70,000 घटाओ 4000, यानी कि 66,000 रुपये आंसर हो गया किसका? नीतीश का वास्तविक आय। कमा रहा था कितना बेचारा? 1 लाख। आय कितना हो रहा है? 66। ये भी वास्तविक आय ना है। अच्छा, इसके बाद कहता है कि राष्ट्रीय आय क्या है? नेशनल इनकम। राष्ट्रीय यानी कि नेशनल इनकम, ठीक है। तो किसी देश के अंदर सभी घटक सरकारी तथा निजी से मिलने वाली कुल आय के जो को राष्ट्रीय आय कहते हैं, माने कि सरकारी से मिलने वाला, प्राइवेट से मिलने वाला पैसा को, कुल आय को कैसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय बाजार में एनएनपी होता है। राष्ट्रीय आय बाजार स्तर पर कैसे होता है? एनएनपी, नेशनल वाला, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय आय बराबर कैसे होता है? एनएनपी घटाओ अप्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय आय बराबर सूत्र होता है कि एनएनपी घटाओ अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है कि भारत में, है ना, आय की गणना केंद्रीय संघ गठन करती है, यानी केंद्र सरकार करती है। पैसा की गणना कौन करते हैं? केंद्र सरकार। अभी केंद्र सरकार में मोदी जी हैं, तो मोदी जी के, है ना, वित्त मंत्री रहेगा। अच्छा, और 1951 में हुई थी सबसे पहले स्थापना इसके। कब हुई थी? 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। 29 जून को कैसे मनाते हैं? सांख्यिकी दिवस, जो पीसी महालनोबिस का जन्मदिन है। पीसी महालनोबिस का जन्मदिन है। पीसी महालनोबिस का कच्चे है जन्मदिन। इनके जन्मदिन पर कच्चे मनाते हैं सांख्यिकी दिवस, यानी रुपये पैसा की गणना करते हैं, ठीक ना। इसके बाद का पढ़ना कहता है कि भारत में प्रतिकलित आय की गणना 1968 में दादा भाई नौरोजी के उन्होंने शुरू किया था, है ना। और कहा कि प्रतिलिखित आय 20 लाख रुपया निकाला था। प्रतिलिखित आय कितना निकाला था? 20 लाख, जो सालाना था। साल भर में कितना है? 20 लाख। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया में लिखा है। किनका किताब? तो दादा भाई नौरोजी के। कौन किताब? द प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। जैसे कि वर्तमान में भारत के प्रति व्यक्ति आय 1,12,000 सालाना है। एक व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय कच्ची है 1,12,000, है ना, साल भर के। किसी देश की प्रगति की दिखाने के लिए माध्यम होता है प्रति व्यक्ति आय। अगर देश की प्रगति दिखाना है तो उसको कुछ देखते हैं? प्रति व्यक्ति आय। जैसे भारत देश में प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 1,12,000 एक व्यक्ति के। इसमें हम लोग सबको गिनते हो गए। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर सूत्र कैसे निकालते हैं आखिर का प्रति व्यक्ति आय की मान? तो देखो सबसे पहले कैसे करते हैं कि राष्ट्रीय आय, देश के जितना पैसा है उसको जोड़ लेते हैं, और उसके बाद उसके जनसंख्या से भाग देते हैं, तो निकल जाता है प्रति व्यक्ति आय। यानी कि औसतन निकला, पूरा इतना जरूर नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1,12,000 पर नहीं कमा पाते साल भर में, और कुछ लोग हैं जो 1,12,000 से कई गुना कमाते हैं। तो औसतन जो है प्रति व्यक्ति आय भारत की कितनी है? 1,12,000, है। इसके बाद आता है प्रति व्यक्ति आय के सूत्र का हो जाता है राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, है। इसके बाद आता है कि हिंदू विकास दर। कौन विकास दर? है ना। तो हिंदू विकास दर का संबंध राष्ट्रीय आय से। हिंदू विकास दर का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर कीमत पर की जाती है। किसकी कीमत पर कहते हैं? स्थिर कीमत पर गणना की जाती है। किसकी? हिंदू विकास। एक होता है चालू कीमत। कौन कीमत? चल रहे वित्तीय वर्ष को चालू कीमत कहते हैं। अभी कौन वित्तीय वर्ष चल रहा है? अभी चल रहा है 2024-25, है ना। फरवरी में निर्मला सीतारमण जी बजट बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो कब से शुरू होता है? तो अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है ना, लेकिन बजट पहले सुना देते हैं।
और बजट मतलब क्या होता है, चमड़े का थैला। कहता है कि चालू कीमत, चल रहे वित्तीय वर्ष चालू कीमत कहते हैं, और इस पर राष्ट्रीय आय सटीक नहीं मिलता है, चल रहे उसका पर सटीक नहीं मिलता है ना। लास्ट के अंत में पता चले कि इतना आंकड़ा हुआ का हुआ। स्थिर कीमत, बीते हुए समय पर निकाला गया राष्ट्रीय आय स्थिर कीमत कहलाता है, मैंने बीते साल पर कीमत निकालेंगे तो उसे क्या कहेंगे, स्थिर कीमत। और इसके लिए किसी वर्ष को हम आधार मान लेते हैं, जैसे कि भारत का आधार वर्ष का है 2017-18 है ना। अच्छा, इसके बाद कहता है कि उत्पादन विधि, कौन विधि, उत्पादन है ना। राष्ट्रीय आय स्थिर कीमत पर एनएनपी को दर्शाता है, और राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधि है। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है, पहला उत्पादन विधि, दूसरा आय गणना विधि, तीसरा उपभोग विधि, ठीक है। उत्पादन विधि में क्या होता है कि इस विधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य को जोड़ा जाता है। इसमें क्या कहता है, जितना वस्तु उत्पादन हुआ और जितना सेवा उत्पादन उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और यह जीडीपी को दर्शाता है, क्या को दर्शाता है, वस्तु कहने का मतलब कि जितना समान है सबसे पैसा, और सेवा करने को अलग की जो कि सेवा, जैसे कि शिक्षा सेवा है, बैंकिंग सेवा है, ठीक है। तो इस से क्या होता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसे दोहरे गणना की समस्या उत्पन्न होती है, इससे क्या समस्या होता है, दोहरे गणना की, जिस कारण अंतिम मूल्य वस्तु को जोड़ा जाता है। एक में दो बार जैसे कि वस्तु बना, जैसे कहने का मतलब है कि कोई वस्तु बिका, जैसे चिप्स बिका, तो चिप्स बनने से पहले आलू था, तो आलू को जोड़ लेंगे, फिर चिप्स को जोड़ेंगे तो 2 बार जुड़ जाएगा, है ना। इसलिए कच्चे अंतिम उत्पाद को जोड़ा जाता है, किसको जोड़ा जाता है, अंतिम उत्पाद, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा होता है आय गणना विधि। आय गणना विधि में क्या होता है कि विभिन्न विधि द्वारा सभी क्षेत्रों के आय को जोड़ा जाता है, चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक हो, और इसे पूरा काचे के ले जाता है, आय पता चल जाता है। जैसे कि सरकारी कंपनियां कितना काम करे उसका इनकम, प्राइवेट कंपनियां कितना काम करे उसका इनकम, है ना। सरकारी कर्मचारी कितना काम करे उसका इनकम, प्राइवेट कर्मचारी कितना काम करे उसका, सबके इनकम को जोड़ देंगे तो पूरा देश निकल जाए। जैसे घर के आय कैसे पता चलेगा, पापा की इनकम, मम्मी की इनकम, भाई की इनकम, बहन की इनकम, जितना सब कोई कमाने वाला है सब कोई की इनकम जोड़ देंगे तो कैसे हो जाएगा, पूरा परिवार की इनकम। उसी प्रकार से देश में जहां जहां से पैसा आ रहा है सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा देश का इनकम यानी कि आय। तीसरा उपभोग विधि, कौन विधि, उपभोग। इस विधि में उपयोग तथा बचत को जोड़ा जाता है। इसमें क्या जोड़ता है, उपयोग तथा बचत, और इसका उपयोग विकसित देश में किया जाता है। इसका उपयोग कैसे में किया जाता है, विकसित देश में, ठीक है ना। और बचत निधि मौद्रिक विधि, आय की गणना विधि नहीं है, बचत विधि इसमें नहीं उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है जीडीपी। जीडीपी क्या है, कौन चीज, जीडीपी कहने का मतलब क्या चीज, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक। एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु एवं सेवा को मूल्य को जीडीपी कहते हैं। एक साल के अंदर जितना वस्तु बना और उसका सेवा किया, है ना, मतलब सेवा क्षेत्र से जितना पैसा हुआ सबको जोड़ के क्या करते हैं, जीडीपी, है ना। जैसे कि सीमा बाहर उत्पादित वस्तु को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता, जो देश के बाहर वस्तु उत्पादन होता है उसको में जीडीपी में नहीं ले जाता। जैसे टाटा कंपनी है ना, काजी क्या 800 रुपया 800,000 का मन बनाया, इतना 800 आंकड़ा लेते हैं। एलजी कंपनी 300 के, ठीक है ना। अच्छा, आदमी लोग कमाए 150 और जीडीपी कितना हो गया था, 8 और 3 11, काहे कि आदमी विदेश में जाकर के कमाया, कहाँ कमाया, विदेश में, ठीक है ना। लेकिन टाटा हमनी के देश में आया, एलजी हमनी के देश में आया, तो देश में जितना उत्पादन होता है ना वो कौन कहलाता है, जीडीपी, है ना। देश में जितना उत्पादन हुआ वस्तु या सेवा दोनों को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, जीडीपी, ठीक है ना। जैसे कि टाटा कंपनी हमारे देश में 800 करोड़ के काम किया, एलजी कंपनी 300 करोड़ के, यानी कि जीडीपी हमारा कितना हो गया, 1100 करोड़। यानी कि देखे में तो लग रहा है कि 1100, लेकिन एलजी कंपनी विदेशी कंपनी है, अगर यहाँ से चल जाएगा तो पैसे तो लेके चलेगा, यानी कि जीडीपी से देश के वास्तविक का पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए आता है क्या चीज कि जीएनपी, क्या आता है, जीएनपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना। अच्छा, इसका कहता है कि यह पैसा राष्ट्र के काम का होता है, जीडीपी देश के लिए होता है। जीडीपी में तो देखो तो 300 करोड़ तो एलजी कंपनी का था, है ना, तू तो लेके चल जाएगा अपना देश, ठीक है। लेकिन काचे होगा कि जीएनपी में अपना देश के काम आएगा, है ना। तो देखो हाँ, केवल भारतीय लोग को शामिल किया जाता है, भारत में जितना पैसा इनकम होता है उसको जोड़ देते हैं तो कुछ में आता है, तो जीएनपी में, ठीक है। यानी कि माना कि भारतीय द्वारा निवेश अर्जित X है और विदेशी द्वारा निर्जित आय Y है ना। तो जीएनपी वाला सूत्र का है कि जीडीपी प्लस X घटाओ Y, कहने का मतलब कि जीडीपी जितना था, ठीक है ना, ओकरा में से, है ना, विदेशी कंपनी भारत वाला क्या और विदेशी वाला कच्ची कर देंगे, भारत वाला के जोड़ देंगे विदेशी वाला को घटा देंगे। जैसे कि टाटा कंपनी 800 करोड़ की पूंजी निवेश किया, एलजी कंपनी
300 के, और राम जो था बाहर में था वो कच्ची कर दिया कि 150 रुपये कमा विदेश में, ठीक ना। तो देखो ये हो गया जीडीपी कितना हो गया, जीडीपी कितना हो गया, जीडीपी कहने का मतलब है कि 800 करोड़ कमाया टाटा और 300 करोड़ कमाया एलजी, तो टोटल तो हो गया 1100। जीडीपी तो 1100 करोड़ के है कि नहीं, लेकिन जीएनपी में क्या होता है कि 1100 करोड़ में से 300 करोड़ तो लेकर चल जाएगा विदेश वाला कंपनी का, कि विदेशी के था, ठीक है ना। तब बच गया कितना 800 करोड़, लेकिन विदेश से राम नाम के आदमी तो 150 लाया कमा करके तो जुट जाएगा, है ना। यानी कितना हो जाएगा 800 और ये 150, 950 करोड़ मानो तो करोड़ में, रुपया मानो तो रुपये में, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद आता है कच्चे कि देखो जीएन नोट पॉइंट में है ना, एक्स माइनस वाई को कच्चे कहते हैं शुद्ध साधन आय कहते हैं, एक्स माइनस वाई को, है ना। पहला यदि एक्स बराबर वाई हो, माने कि कच्चे एक्स बराबर वाई कहने का मतलब है कि जितना देश में बने, है ना, अपना कंपनी बना उतने बाहर वाला कंपनी भी बना जाए, तो इसमें कच्चे कहते हैं संतुलित अर्थव्यवस्था, इसे कच्चे कहते हैं। यानी कि जीएनपी बराबर जीडीपी हो जाएगा, जीएनपी बराबर कच्चे हो जाएगा जीडीपी। और यदि एक्स बड़ा हो, एक्स मतलब कच्चे देश वाला कंपनी, है ना, देश वाला कंपनी ज्यादा बनावे और विदेश वाला कंपनी कम बनावे, तो कच्चे कि जीएनपी जीडीपी से ज्यादा है ना, यानी कि देश का इनकम बढ़ेगा, लाभ होगा, ठीक है ना। लेकिन देश की कंपनी कम बनावे, है ना, देश की कंपनी कम और विदेश की कंपनी ज्यादा, तो इसको हमें कहें कच्चे कि जीडीपी ज्यादा है लेकिन जीएनपी कच्चे है कम है, यानी कि इसमें देश को कच्चे होगा हानि। और अगर है ना तो देश वाला कंपनी बना, ना तो फिर विदेश वाला कंपनी बना, तो इसको कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि जीडीपी और जीएनपी कच्चे है बराबर, ठीक है। अच्छा अब समझ आया कि जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है कि नहीं। आया कहता कच्चे कि जीडीपी तथा जीएनपी में अंतर क्या कहलाता है ना, तो शुद्ध साधन आय कहलाता है। क्या कहलाता है, शुद्ध साधन आय, है ना। अच्छा इसी के बाद आता है कि एनएनपी, क्या जाता है एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यह देश का सबसे शुद्धतम पैसा होता है, सबसे शुद्धतम पैसा क्या होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक ना। जब जीएनपी में से मशीन की टूटी फूटी घिसावट आय खर्चा घटा देते हैं तो उसे एनएनपी कहते हैं। जीएनपी मतलब क्या, देखो एगो था जीडीपी, टोटल देश के सेवा उपयोग वस्तु का उपयोग, है ना, एक में से घटा दिए विदेशी वाला, तब बच गया कुछ जीएनपी, ठीक ना। और जीएनपी में से मशीन पर भी तो खर्चा हुआ होगा, आदमी पर कुछ बीमारी उमारी पे तो घिसावटी सवार, तो इसको घटाते हैं तो कच्ची बता एनएनपी, है ना। यानी कि एनएनपी बराबर सूत्र हो गया कि जीएनपी घटाओ डी, जहाँ डी बराबर कच्ची है मूल्य ह्रास, बात को समझ रहे हो, है ना। अच्छा इसके बाद देखो कहता कच्चे कि टाटा कंपनी जो थी 800 के सामान बनाया, कितना बनाया 800 के, और राम जो कि 150 विदेश में कमाया, है ना। एलजी कंपनी 300 देश में बनाया, तो हमारा जीडीपी कितना हो गया, तो जीडीपी जोड़ देंगे 800 300 तो कच्चे हो जाएगा 1100। लेकिन जीएनपी कितना हो जाएगा, तो जीएनपी कहने का वाला कच्चे कि विदेश वाला चल जाएगा, है ना। तो देखो 1100 तो था, लेकिन एक राम से 300 घट गया, यानी कितना बच गया, है ना। यहाँ पर बचेगा 1100 800, है ना, 800 बचेगा। और 800 बचाने के बाद विदेश में से कमाया राम 150, तो 800 और 150 तो कितना हो जाएगा 900, यानी कि जीएनपी कितना हो जाएगा 950, है ना। ये तो जीएनपी हो गया 950, लेकिन एनएनपी काचे होगा, तो एनएनपी में पता चलना कि 50 रुपये खर्चा हो गया काचे में, मशीन के घिसावट बनावट में, यानी कि है ना 900 में से 50 घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 900 रुपये जब बचेगा तो काचे हो जाएगा एनएनपी, यानी कि देश के पास टोटल कितना बचा एनएनपी। लेकिन उत्पादन कितना का हो रहा है टोटल, तो 800 टाटा कर रही है, 300 एलजी कर रहा है कि नहीं, राम भी, तो राम दूसरा, तो एक में कहने का मतलब कच्ची एनएनपी देश के पास पैसा कितना रहा, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद कहता कच्चे कि किसी देश को, है ना, किसी देश के जीवन स्तर को दर्शाने के सबसे अच्छा माध्य क्या है, प्रति व्यक्ति आय, कौन है, प्रति व्यक्ति आय से पता चलेगा कि कहाँ है ना। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की है, इंग्लैंड की, इसम के। किसी देश के प्रगति दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम जीडीपी है, किसी देश में कितना प्रगति हो रहा है ना, तो में विदेशी कंपनी भी रहेगा, अपना देश की कंपनी रहेगा, तो उसको से दर्शाता है जीडीपी से। तो जिसका जीडीपी ऊपर वो समझो कि विकसित है कच्चे ऊपर, जिसका जीडीपी नीचे वो समझ कच्चे है नीचे है। और कच्चे कहता है मूल्य के आधार पर भारत के जीडीपी 6ठे स्थान पर है, क्या आधार पर है 6ठा स्थान पर, कहीं 5वां कहीं 6ठा, जापान को हम लोग आगे पीछे करते रहते हैं। और नंबर 1 पर कौन आता है, अमेरिका, अमेरिका का जीडीपी सबसे ऊपर, और भारत वाला कौन पर 5वें 6ठे आते रहता है, 6ठा पर, है। इसके बाद कहता है क्रय शक्ति सामर्थ्य, यानी कि पीपीपी, ठीक है। तो पीपीपी वाला आगे टॉपिक है, उसको अगला क्लास में